नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। पासपोर्ट जमा कराने और गवाहों पर दबाव न बनाने की लगाई शर्त। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के जेपीसी में इमरान की फहरिस्त जारी। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से होंगे 10 अरकान पार्लियामेंट। मुस्तकिल हो रहे ट्रेन हादसे। मगरबी बंगाल में मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन आमद-रफ्त मुतासिर। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के घर जश्न का माहौल। वालिदैन ने भी किया खुशी का इजहार। और बांग्लादेश में हुआ नए दौर का आगाज। प्रोफेसर यूनुस ने अबूरी वजीर आजम के ओहदे के लिए हलफ। तलबा रहनुमा भी बने वजीर। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी पॉलिसी मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने सिसोदिया पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने हिदायत दी है कि सिसोदिया अपना पासपोर्ट जमा करा दें और गवाहों पर किसी भी किस्म का दबाव न बनाया जाए। जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ईडी ने कहा था कि ये ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता दिख नहीं रहा है। ईडी का इल्जाम खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में ताखिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। ये एक तारीखी फैसला है। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है, और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है
वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। राज्यसभा में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी कि जेपीसी के लिए 10 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट के नाम तजवीज़ किए हैं। इस कमेटी में 21 लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। श्री किरण रिजिजू to move a motion for nomination of members to the Joint Committee on Waqf Amendment Bill 2024. Sir, I rise to move the following motion, that this House concurs with the recommendations of the Lok Sabha, that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Waqf
Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Ghulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohandas Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesthala Virendra Hegde. We are committed to conduct elections at the चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द इंतखाबात कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुखालिफ ताकतों को करारा जवाब देंगे। We are committed to conduct elections at the earliest. We are sure people of J&K will give a befitting response to disruptive forces और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में एसपी की रुकन पार्लियामेंट जया बच्चन के माबैन बहस से सियासत गर्मा गई है। अपोजिशन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। जया बच्चन ने कहा है कि मैंने स्पीकर के टोन पर एतराज किया था। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब सीनियर हैं। खासकर जब अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये रिवायत के खिलाफ है। अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो हम क्या करने आए हैं? वो हमेशा गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यह खवातीन की तौहीन है, मुझे माफी चाहिए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, once again, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. जो
कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. She has not come here as celebrity. She has come here as an elected member of parliament. वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है। रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की बिल में सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी भी मजहब में बहुत ज्यादा मुदाखलत ठीक नहीं है। जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। देखिए, मैंने तो इन बिल के इंट्रोडक्शन से पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन ये सरकार अपनी पोलराइजेशन की राजनीति से बाज नहीं आती। किसी भी माइनॉरिटी को ये अमन शांति और चैन से जीना नहीं देना चाहती। आज हर एक माइनॉरिटी में इस सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि हर तरीके से जैसे रीजनल पार्टीज को ख़त्म करने में लगे हैं, ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी हावी होने में लगे हैं। सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के देशों में क्या हालात हैं और ऐसे हालात हमारे देश में ना, क्योंकि ये हमारी एक डेमोक्रेसी है, संविधान को हम मानते हैं जिसमें हर एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। अब क्या ज़रूरत है आपको कि किसी भी माइनॉरिटी के रिलीजन, धार्मिक चीज़ों में और धार्मिक स्थानों में और धार्मिक संस्थाओं में आपको इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? जो सरकार में ना कोई एक मुस्लिम एमपी है, ना कोई एमएलए है, और उनकी मुस्लिम्स की प्रति क्या इनकी राजनीति रहती है। आज उनको मुस्लिम लेडीज़ का इतना चिंता है कि एक बिल लेके आ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं और इन चीज़ों से बाज हो, क्योंकि हम सिख कौम ऑलरेडी इन दोनों बड़ी पार्टियों का शिकार का बन चुके हैं, जहां हमारी जो इलेक्टेड बॉडी एसजीपीसी जो हमारे गुरुद्वारों की सेवा संभाल करती है, वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यहां से चुन के सिख उनको वोट, हमारी मिनी पार्लियामेंट है और वो हमारी धार्मिक संस्था चलाती है। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा की एसजीपीसी को तोड़ा और भाजपा ने पुलिस की जोर जबर से जाके हमारे गुरुद्वारों के ताले तोड़ के, गोलक तोड़ के उसमें कब्जा किया और अपने पिट्ठू वहां पे बैठाए और हमारे धर्म का, हमारे धार्मिक स्थानों की सेवा संभाल का जुलूस निकाला जा रहा है इनकी इंटरफेरेंस करके। सो मैं सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ और ये माइनॉरिटीज के ऊपर जोर जबर से ऐसी चीजें उनके धार्मिक संस्थाओं के साथ खेलवाड़ करने की हर बारी कोशिश होती है। पोलराइजेशन की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति बहुत दुखद है और मैं इसकी निंदा करती हूँ।
जितने इसमें सेक्शंस हैं। मरकजी सरकार की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। उलमाए कराम भी इस बिल की मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरमीमी बिल के पीछे जो साजिश है उससे कौम के लोगों को आगाह किया। उन्होंने कौम को बताया कि यह अमेंडमेंट बिल नहीं है बल्कि ये एक सबसे बड़ा धोखा है, इससे तमाम औकाफ का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद कहा कि इसके खिलाफ जितना भी हो सके एहतजाज दर्ज करना चाहिए। तो बिल पास होने की रखा गया है, इसको मैंने एक नजर देखा तो इससे अंदाजा हुआ कि इस बिल के जरिए से वक्फ को तबाह करने की पूरी प्लानिंग की गई कि हिंदुस्तान में एक भी वक्फ बाकी न रहे, एक भी वक्फ बाकी न रही, पूरी प्लानिंग इसमें है। और सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों को जो सबसे ज्यादा ये धर्म में फैलाया जाता है और सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत, और फिर कहा जाता है साहब रेलवे की इतनी मिल्कियत और फौज की इतनी मिल्कियत और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की इतनी मिल्कियत। बिल्कुल सबसे बड़ा दुनिया का झूठ यही है, सबसे बड़ा दुनिया का झूठ जो गवर्नमेंट बोल रही है वो यही है, और जो मीडिया से पक्ष हो रहा है और बढ़ाया जा रहा है यही है। वक्फ बोर्ड एक इंच का भी मालिक नहीं है, एक इंच जमीन का भी मालिक नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड है केयर टेकर, वक्फ बोर्ड है मुहाफिज। हमारे मोदी जी ने जैसे कहा कि मैं मुल्क का चौकीदार हूँ, तो मुल्क के चौकीदार है, मुल्क के मालिक नहीं कहेंगे अपने को। हिंदुस्तान का मालिक हो, हिंदुस्तान के मालिक है, मालिक तो नहीं है, चौकीदार कहा है। पर इसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है जो वक्फ का चौकीदार है। कोई एक इंच भी, तो ये लोग अल्लाह के नाम पर जो मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है वो है वक्फ। न गवर्नमेंट इसकी मालिक बन सकती है न वक्फ बोर्ड इसका मालिक बन सकता है। ये दान दी हुई जमीनें हैं जो लोगों ने अपनी जमीनें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, जायदादें, प्रॉपर्टी दान दी अच्छे कामों के लिए, धार्मिक कामों के लिए। लिहाजा ये दान दी हुई है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। आप अल्लाह की प्रॉपर्टी में कैसे कब्जा कर सकते हैं? अल्लाह की प्रॉपर्टी में कैसे कब्जा करोगे तुम? जो भगवान के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी किसी ने दे दी है वो कैसे कोई इंसान पर कब्जा कर सकता है? तो बहुत बड़ा धोखा है, ये बिल जो है बहुत बड़ा धोखा है। और इसमें बिल्कुल नीयत साफ है उनकी कि डिवाइड एंड रूल वाली जो अंग्रेजों की पॉलिसी है वो मौजूदा गवर्नमेंट उसको भी इस्तेमाल करना चाहती है। और ये कहा जा रहा है कि हम दफा 37 जो है जिसमें वक्फ दर्जे उसको नहीं मानेंगे। और यहाँ तक कि ये भी है कि कोई नॉन मुस्लिम भी चेयरमैन बन सकता है। नॉन मुस्लिम दो भी नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुस्लिम भी चेयर। सवाल यह है कि गुरुद्वारा में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, किसी मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, किसी जैन मंदिर में कोई मुसलमान नहीं बन सकता। लेकिन हमारे साथ जो इस नाइंसाफी की जा रही है कि आप कह रहे हैं नॉन मुस्लिम जो है 2 मेंबर होंगे वो चेयरमैन भी बनेंगे। हमें बना दिए किसी मंदिर के चेयरमैन, बनाइए मुझे, मैं अपना दाम पेश कर रहा हूँ। मद्रास में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी एक का चेयरमैन मुझे बना दीजिए। बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? हम जानते ही नहीं कि वहां क्या रिचुअल्स है, हमें मालूम ही नहीं कि मंदिर कैसे चलता है, नहीं बनाया जाएगा। तो ये हिंदू कैसे समझा जाएगा कि मस्जिदें कैसे चलेंगी, इमाम बाड़े कैसे चलेंगे, दरगाह कैसे चलेगी? ये नाइंसाफी है। ये सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम ये कहेंगे कि सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो सिख भाई उनको भी सोचना चाहिए। इसलिए एक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है और किसी के साथ कानून ये क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो उससे कहेंगे आप हमारा साथ दीजिए, इस मामले में नाइंसाफी में हमारा साथ दीजिए। ईद नाइंसाफी हो रही तो खत्म कर देते, हमारा आप साथ दीजिए, हमको साथ लेंगे। यही तो हमने कहा पहले शुरू में कहा कि जो हमारे जो है हिंदू भाई हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो कट्टरपंथी नहीं है, उनको हम साथ लेकर काम करेंगे ताकि ये हिंदू मुस्लिम मामला न बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिजाब मामले पर अहम फैसला दिया है। मुंबई के 2 कॉलेजों में हिजाब निरदा और टोपी पहनने पर आयत पाबंदी अदालत उज़्मा ने हटा दी है। हालांकि बुर्का पहनने पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आइंदा समाअत 18 नवंबर के बाद करने की बात कही है।
दरअसल मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने तालिबात के हिजाब, स्टूल और बुर्के वगैरह पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। बाद-ए-अज़ां अर्जी दहंदगान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें बुर्का पहनने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन हिजाब और स्टूल वगैरह पर लगी पाबंदी हट गई है। ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगरबी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार जा रही मालगाड़ी मालदा में पटरी से उतर गई। खबर के मुताबिक मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे के पेश नजर 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 6 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और 4 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के जेवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जश्न का माहौल है। वालिदैन समेत सभी खुशियां मना रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुकाबला शानदार था। हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है। वो दिन अरशद का दिन था। टोक्यो बुडापेस्ट एशियाई खेलों का अपना दिन था। मैंने अपनी जानिब से पूरी मेहनत की, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने और काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है। इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। नहीं, जब तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका है, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात नहीं, खुश है जमा, पूरे खुश है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे के बाद नए दौर का आगाज हो गया है। प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया है। साथ ही तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद बांग्लादेश की तारीख में 2 सबसे कम उम्र के हुकूमती वजीर मुंतखब हुए हैं। दोनों की उम्रें 26 साल बताई जा रही हैं। हलफबरदारी तकरीर के बाद अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने ढाका में कहा कि हमें अब आज़ादी की हिफाजत करनी है। तलबा ने बांग्लादेश को बचाया है। वतन वापस आकर खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी का समर बांग्लादेश के हर घर तक पहुँचेगा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।